हे गाइस। तो इस मांगा की पिछले चैप्टर की शुरुआत में हमने देखा था कि फूवू शेंग का चेहरा कंफ्यूजन और हैरानी से भरा होता है जब वो देखता है कि चीची अपने हाथों में जिनवई को उठाए खड़ा है। पूरा माहौल टेंशन से भर जाता है। चीची का एक्सप्रेशन शॉक्ड और कंसर्न था, जबकि फूवू शेंग अपनी शांत और थोड़ी सीरियस एक्सप्रेशन के साथ चीची से पूछता है कि चीची के साथ उसका क्या रिश्ता है। जब चीजी का पॉकेट से जिनवई का चश्मा गिरता है तो फूवू शेंग का चेहरा और भी शॉक हो जाता है। चीजी थोड़ा ऑकवर्डली रिस्पॉन्ड करता है, बोलते हुए कि भाई तुम्हारा चश्मा तुम भूल गए थे, सोचा ला दूं। फूवू शेंग को लगा कि कुछ ज्यादा ही नाटक हो रहा है, पर वो बस थोड़ा अनश्योर होता है। जिनवई का रिएक्शन भी काफी इंटरेस्टिंग होता है जब वो फूवू शेंग से चश्मा लेने से मना कर देता है और अपने इमोशंस को अंदर दबाकर एक साइलेंट रिजेक्शन देता है। फूवू शेंग की आंखों में शॉक और कंफ्यूजन दिखाई देती है, लेकिन वो चश्मा धीरे से जिनवई के हाथों में रख देता है। जैसे ही चीजी जिनवई को लेकर जाने लगता है, फूवू शेंग एक इंटेंस साइलेंस में बस उनको देख रहा होता है। फिर चीजी थोड़ा सार्कास्टिक टोन में बोलता है, लगता है तुम्हें कोई जाने नहीं देना चाहता। लेकिन फूवू शेंग सिर्फ एक सॉफ्ट अथॉरिटी के साथ डॉक्टर जिन को चॉइस देने के लिए कहता है, अगर तुम उसके साथ नहीं जाना चाहते। जिनवई का रिस्पॉन्स थोड़ा इमोशनल और ब्रोकन होता है जब वो चीजी के पास झुकता है और कहता है, मुझे बस घर जाना है। ये सब देखते हुए फूवू शेंग बस चुप रहता है, अपने इमोशंस को समझने की कोशिश करता है। आगे सीन शिफ्ट होता है जहाँ चीजी और जिनवई एक येलो टैक्सी में बैठे हैं और हॉस्पिटल जा रहे होते हैं। फिर एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ चीजी बचपन में अपनी माँ की डेथ के बाद अपनी लाइफ के डायरेक्शन को बदल चुका था। अब चीजी अपने इमोशंस को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है जब वो जिनवई के साथ अपना रिश्ता और अपने डिसीजंस के बारे में सोचता है। एंड में जिनवई के चेहरे पर थोड़ा कंफ्यूजन और पेल होता है जब चीजी उसके साथ अपना इमोशनल कनेक्शन एस्टैब्लिश करने की कोशिश करता है, लेकिन जिनवई सिर्फ ये कहता है कि आई विल हेट यू। चीजी शॉक्ड, समझता है कि उसने कुछ गलत किया है। अब आगे इस चैप्टर की शुरुआत होती है जहां चीजी अभी भी जिनवई का हाथ पकड़े हुए था, मतलब पिछले एपिसोड से अब तक पकड़े ही हुए था। हाउ परसिस्टेंट ना भाई, ये बंदा सच में आई एम जस्ट जोकिंग। तो कैमरा जूम होता है उन दोनों के हाथों में जहां पिछले चैप्टर के लास्ट पैनल में हमने देखा था कि चीजी ने कुछ अजीब सी शक्ल बनाई थी जिसे उसे कुछ रियलाइज हुआ हो। वैसे चीजी के मन में एक्चुअली मतलब सच में ऐसा ही चल रहा था कुछ, कि वो बंदा सोच रहा था कि अगर मैंने सच में जिनवई को इस तरह से अपना बना लिया तो वो शायद मुझे कभी माफ ना करे, क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि जिनवई का जो नेचर की जेंटलनेस है वो उसके गले में बंध गई एक इनविजिबल शैकल जैसी उसे लगती है, जो उसे जिनवई के साथ कुछ भी बुरा करने से रोकती है। चीची को उनके पास का वो सीन भी याद आता है जब जिनवई ने हॉस्पिटल में उसे कस के गले लगा लिया था। उस सीन को याद करके वो यही सोचता है कि वो कैसे अपनी सारी नफरत उस पर ऐसे उतार सकता है। सर्टेनली जिनवई इन सबका हकदार नहीं है। इसी सोच में गुम सोए हुए जिनवई को वो चादर उठाता है। चीजी जिनवई को बहुत ही सॉफ्ट गेज से देखता है। उसे ऐसे आराम से बेखबर सोते हुए देखकर सोचता है, ये डॉक्टर जिन भी ना इतना काइंड है, इतना सॉफ्ट है, इतना कि मेरे सबसे बड़े दुश्मन भी उसके सपने देखते हैं। बेचारा चीजी हमारी कंफ्यूज आत्मा अपने ही विचारों में कंफ्यूज्ड है कि वो अब क्या करे इस जिनवई का। चीजी लीनिंग क्लोज टू जिनवई एक हाथ से जेंटली जिनवई के फेस को सहलाते हुए, लेकिन आंखों में बहुत ही कॉन्फ्लिक्टेड इमोशन लेके, जिसे वो किसी डिसीजन पर नहीं पहुंच पा रहा हो या वो जिनवई के बारे में सोचकर डिसाइड नहीं कर पा रहा हो, पर वो आगे बढ़कर जिनवई के नेक पर उस जगह बाइट करता है जहां ओमेगा ग्लैंड्स होती हैं। चीची को देखकर लगता है कि अब उसने अपना अगला प्लान बना लिया है और वो चाहता है कि जिनवई उसकी इस बार भी मदद कर दे। चीची के बाइट के दर्द से जिनवई की आईज थोड़ी फ्लटर करती है और वो एक सॉफ्ट सी मोन उसके मुंह से एस्केप होती है। उसके गर्दन का वो फ्रेश बाइट मार्क थोड़ा सा रेड होता जा रहा है, पर चीजी अभी भी उसे उसकी उसी कॉम्प्लिकेटेड नजर से देख रहा है और सोचता है, इवन अगर एक अल्फा कभी भी लाइफ में बीटा को मार क्यों ही ना कर सकता हो,
फिर चाहे तुम इस दुनिया के सारे अल्फाज से सबसे ज्यादा नफरत क्यों ही ना करते हो। मतलब वो डिसाइड कर ही लेता है कि अब चाहे जो भी हो जाए, पर मैं तुम्हें खुद अपनी मर्जी से अपना बना के ही रहूंगा। मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा कि तुम विलिंगली मेरे पास आओ। और फाइनली वो सोते हुए जिनवई के फॉरहेड पर एक छोटी सी प्यारी सी किस ड्रॉप कर देता है। फिर अगले ही पल वो अचानक उसका हाथ उठाता है और उसे अपनी गर्दन के पास ले जाता है और फिर उसके फिंगर से अपने शोल्डर पर खरोचों के कुछ निशान बनाता है। ओह माय स्लाई फॉक्स, क्या प्लान कर रहा है ये। पर उसके दिमाग में ना यही चल रहा है कि जिंदगी में अब चाहे उसकी एंडिंग कुछ भी हो, पर मैं तुमसे जुदा नहीं हो सकता। जी अपने को रिमाइंड कराता है कि ये सब कुछ वो जो कर रहा है ये सब उसके रिवेंज का ही प्लान है और बस उसका ही एक हिस्सा है। वो कह रहा है कि ये सब वो सिर्फ रिवेंज के लिए कर रहा है, पर देखो तो कि उसने कैसे जिनवई का हाथ पकड़ा हुआ है। सीन शिफ्ट होता है अगले अर्ली मॉर्निंग पर। रूम में हल्की सी मॉर्निंग लाइट पड़ रही है और बेड पर पीसफुली दोनों एक दूसरे की बाहों में सो रहे हैं। पहले जीजी की आंखें खुलती है जिनवई को अपने इतना पास सोते देख, फिर उसकी आंखें गिल्ट ट्रिप पर चली जाती हैं। मतलब कुछ सोच में पड़ जाती हैं कि मुझे वाकई नहीं पता कि जिनवई की पिछली लाइफ में उसके डेथ के पहले एक्चुअली क्या हुआ था। फिर वो ये भी सोचता है कि अगर देखा जाए तो फूवू शेंग के अलावा जिनसिए ही एक ऐसा बंदा है जिसे कुछ पता हो सकता है। अगर उस कार एक्सीडेंट के बाद जिनसिए भी रीबॉर्न हुआ है तो मुझे कुछ करके सच्चाई का पता करना ही पड़ेगा ताकि मैं सब कुछ ये बदल सकूं। पर सोचते सोचते उतने पता ही नहीं चला कि कब जिनवई को प्यार से सहला रहा था। तभी जिनवई थोड़ा सा मूव करता है, जैसे कोई नींद में ही हिले बिना उठने की कोशिश कर रहा हो। उसे जागता देख चीजी फिर सोने का प्रिटेंड करने लगता है और एज एक्सपेक्टेड जैसे ही जिनवई की आंखें खुलती है और वो सामने चीजी को देखता है तो उसकी आंखें ही चौड़ी हो जाती हैं। जिनवई एक ही झटके में उठ के बैठ जाता है, आंखें वाइड ओपन, हल्की सी घबराहट चेहरे पे और एक सवाल, आखिर क्या हुआ था कल रात को। फिर वो आगे सोचता है, मुझे तो बस इतना ही याद है कि वो मुझे हॉस्पिटल से लेके आया था, उसके बाद क्या हुआ और मुझे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा है। पीछे बेड पर चीजी अभी भी रिलैक्स पोज में लेटा हुआ है और आंखें बंद करके अभी भी सोने की एक्टिंग कर रहा है। जिनवई बेचारा चुपके से बेड से उतरने की कोशिश करता है, इस कोशिश में कि बाजू में सोया हुआ बंदा कहीं उठ ना जाए, और यही सोच रहा है कि पहले बाथरूम जाके चेक तो कर लूं कि मांजरा क्या है। बट उसके प्लान सारे फेल। उसे पीछे से कोई पकड़ लेता है। चीची ने उसे पीछे से पकड़ लिया था और बोला, कल रात भर मुझे थका दिया और अब तुम मुझे थोड़ा सा और भी सोने नहीं दे रहे हो। बेचारा जिनवई फ्लस्टर्ड उसकी पकड़ से निकलने की कोशिश करता है। हे लेट मी गो। तभी कैमरा उसके चेहरे पर फोकस होता है। आईज वाइट, ब्लश डीपन्स, शॉक और एम्बैरेसमेंट दोनों मिक्स हो गए हैं उसके एक्सप्रेशन में। शॉक में आंखें फाड़ के बोलता है, हे यू आर प्रेसिंग अगेंस्ट मी। अब क्या प्रेस हो रहा है समझ जाओ। वो फुल एम्बैरेस मोड में लिटरली चिल्लाता है, मुझे बाथरूम जाना है। और चीची बेड के एज पर सेक्सी स्ट्रेच के साथ मुस्कुराता है, टीजिंग टोन में बोलता है, डॉक्टर जिन मैं कैसे प्रेस कर रहा हूँ तुम्हें बोलना भी प्रॉपरली आता है क्या। और डॉक्टर जिन का चिबी वर्जन कॉर्नर में खड़ा छोटा सा पूरा फ्लस्टर्ड फेस के साथ उसे कुछ मटर कर रहा है, सेंसर गालियां दे रहा है। मतलब जिनवई बाथरूम के मिरर के सामने खड़ा है। उसने अपनी शर्ट का कॉलर थोड़ा सा खींच के गर्दन पे बाइट मार्क्स देखने की कोशिश की, आंखों में थोड़ा डाउट लेके। और चीजी जिनवई की रिट्रीटिंग बैक को देख के यही सोच रहा है, एज एक्सपेक्टेड ऑफ अ बीटा, नो सेंसेशन एट ऑल। अच्छे से शॉवर लेके अब जिनवई टॉवेल से अपने बालों को सुखाते हुए सोचता है, मेरी बॉडी में तो कोई गड़बड़ नहीं लग रही है, तो क्या इसका मतलब ये है कि कल कुछ नहीं हुआ। मतलब वो खुद को कन्विंस करने की पूरी कोशिश कर रहा है, लेकिन अंदर से स्टिल डाउट कर रहा है कि सच में कुछ नहीं हुआ। उसी मोमेंट में उसे किचन से कुछ आवाजें आती हैं और वो तुरंत बाथरूम के बाहर निकलकर किचन की तरफ दौड़ लगाता है। पर किचन का नजारा तो कुछ अलग ही था। व्यू ऑफ चीजीज बैक इन द किचन, शर्टलेस, एप्रन ऑन एंड ब्लेजिंग फायर हर तरफ। किचन में लिटरली जैसे आग ही लग गई थी।
और उस ब्लेज ऑफ फायर के बीच खड़ा था चीजी, सिर्फ एप्रन पहने हुए, बैक मसल्स ग्लोइंग लाइक सम शेफ मॉडल फ्रॉम हेल। क्या बना रहा था खुद उसे भी शायद पता नहीं था, पर जो भी था किचन का टेम्परेचर उसके ऐप से ज्यादा गर्म लग रहा था। जिनवेई ऑकवर्डली किचन की तरफ चलता है, आईज वाइड और क्लूलेस, फिर थोड़ा सा रुक के पूछता है, क्या कुछ मदद कर दो तुम्हारी? कैमरा प्यार से चीजी के साइड प्रोफाइल पर शिफ्ट होता है, जो एप्रन पहने स्टोव के सामने कुकिंग कर रहा था, स्लाइट स्वेट ऑन हिज फेस, पर पूरा कॉन्फिडेंट, जो हल्के स्मिक के साथ बोलता है, अरे नहीं नहीं, बस तैयार हो ही गया, तुम बस बैठो और इंतजार करो। आफ्टर वेटिंग लाइक फॉर इटर्निटी, फाइनली ब्रेकफास्ट अब रेडी हो गया था। शर्टलेस चीजी ने एक प्लेट में ब्रेकफास्ट सर्व करते हुए पूछा, ओ राइट, कल तुम्हें किस चीज से एलर्जी हो गई थी? चीची की बात सुनकर जिनवेई ने थोड़ा थॉटफुल एक्सप्रेशन के साथ स्पून उठा के बोला, शायद अल्कोहल ऑर्डर करते वक्त मैं ध्यान नहीं दे पाया। और थोड़ी देर बाद कामली ऐड किया कि मुझे ना नट से एलर्जी है, स्पेशली पीनट से, मतलब थोड़ा सा भी हो तो बस काफी हो जाता है। पर चीची ने थोड़ा टेंस एक्सप्रेशन के साथ बोला, क्या बात कर रहे हो, तुम्हारे टेबल ने ही तो स्पेसिफिकली वाइन चेंज करवाई थी ना। जिनवेई थोड़ा कंफ्यूज्ड और थोड़ा इनोसेंट एक्सप्रेशन के साथ पॉरेज खा रहा है, जो वाकई उसे शायद पसंद आया। फिर बोला, हाँ, पर मैंने तो ड्रिंक चेंज नहीं किया। जिनवेई की बात सुनकर चीची को अब यकीन हो गया था कि वाकई कुछ तो गड़बड़ है और अब उसे प्रॉपर्ली इस मैटर की इन्वेस्टिगेशन करनी ही पड़ेगी। उसने आंखों में हल्का डाउट और कंसर्न लेके जिनवेई से पूछा, पर एक बात है, तुम्हारा एलर्जिक रिएक्शन तो काफी अजीब था। तुम लिटरली ऐसे लग रहे थे कि जैसे किसी ने तुम्हें पॉइजन दे दिया हो, लेकिन डॉक्टर ने बोला कि कोई सीरियस ही नहीं है, ऐसा क्यों? जिनवेई फिर अपना ब्रेकफास्ट खाते हुए बोला, मैं बचपन से ऐसा ही हूँ, जब भी रिएक्शन होता है तो दिखता है कि बहुत स्कैरी है, पर अगर सही टाइम पे ट्रीटमेंट मिल जाए ना तो इतना बड़ा डील नहीं है। फिर एक रिलीफ की सांस लेते हुए बोला, वो तो अच्छा हुआ कि मिस्टर फू के पास मेडिसिन थी। और चीची उसी बात पे अटक गया और बोला, अच्छा ये तो बताओ भला, मिस्टर फू के साथ तुम्हारी एलर्जी की दवाई कैसे थी? ब्रेकफास्ट टेबल पर दोनों के बीच इस बात पे एक साइलेंस छा जाती है। एक तरफ फ्राइड एग था प्लेट में और दूसरी तरफ ऑकवर्ड साइलेंस। जिनवेई क्वाइटली स्पून घुमा रहा था, पर आंखें झुकी थी, जैसे कुछ कहना चाह तो रहा हो पर चुप रह गया, जैसे ये काफी लंबी कहानी है, तुम्हें इस बात से क्या लेना देना। ये सुनकर चीची का चेहरा बड़ा ऑकवर्ड हो जाता है। उसकी आंखों में डाउट भी है और थोड़ी पॉजिटिवनेस भी है, पर वो फिर भी चुप है। और जिनवेई थोड़ी सीरियस एक्सप्रेशन के साथ उसे आगे समझाता है, वैसे भी शायद ड्रिंक का सीन ना वेटर का ही मिस्टेक होगा, पर तुम किसी भी तरह से अपने आप को इस खतरे में मत डालना, समझे? फिर थोड़ा और सॉफ्टली और क्लियरली बताता है, और हाँ, मुझे ना ये मतलब ब्रदर मत बुलाओ। फिर चीजी बोला, अच्छा, मुझे तो लगा तुम्हें कल रात का कुछ भी याद नहीं है, पर तुम्हारी एज वालों को अगर ब्रो नहीं बुलाऊं तो और क्या बुलाऊं फिर? जिनवेई बस थोड़ा ऑकवर्डली बोला, वो बस हम दोनों इतने भी क्लोज नहीं हैं। तभी जिनवेई का ध्यान टेबल की दूसरी तरफ पड़े कुछ मेडिसिन बॉक्सेस पर गया। टेबल पर नीटली रखे मेडिसिन बॉक्सेस के ऊपर कुछ स्टिकी नोट्स चिपकाए हुए थे। हर मेडिसिन का नाम, उसका डोज और टाइमिंग लिखा हुआ था। ये सब देख के जिनवेई ने सोचा, वाह, इस बंदे ने मेरे लिए ये सब इतनी डिटेल में लिखा है। पीछे से चीजी उस पर एग्रेसिवली लीन करता है, उसके शोल्डर्स पर एक ब्रो उठा के बोलता है, नॉट क्लोज येट, हाँ? फिर चीजी सोचता है, मैं जानता हूँ कि ये सब ना ये जानबूझ के कर रहा है, पर जिनवेई का दिमाग किसी और पॉइंट पर सोच रहा है। उसने धीरे से स्पून उठाते हुए बोला, वो क्या है जी हाइपिंग कि मैं वो सुबह से देख रहा हूँ कि तुम्हारी शर्ट कहाँ गई? उधर चीजी शर्टलेस इन एप्रन कैजुअल दिखने की कोशिश कर रहा था। बोला, वो खाना बनाते वक्त ना शर्ट गंदी हो गई थी, और ये देखो ना, ये एप्रन भी मुझे प्रॉपर्ली फिट नहीं हो रहा है। चीची की रीजनिंग सुनकर जिनवेई कुछ सोचता हुआ खड़ा हुआ और बोला, ओ अच्छा, तो मैं ना तुम्हारे लिए एक शर्ट ले आता हूँ। उसकी आवाज सॉफ्ट थी, जैसे उसे थोड़ा गिल्टी फील हो रहा हो, मे बी फॉर मेकिंग हिम कुक ब्रेकफास्ट। पर तभी चीजी बोला, रुको। फिर अपना हाथ धीरे से टेबल पर रेस्ट करते हुए बोला, वैसे डॉक्टर जिन को तो हमेशा एक रिस्पॉन्सिबल इंसान माना जाता है ना, राइट?
जिनवई थोड़ा सा चौंक गया, थोड़ा कंफ्यूज हो गया। चीची अपनी टोन थोड़ी और सीरियस बना के आगे बोला, कल रात डॉक्टर जिन मुझे छोड़ ही नहीं रहा था, बार बार कह रहा था कि मुझे माफ करो, और इतने सारे निशान भी छोड़ दिए मुझ पर। इतना कहकर उसने वो शोल्डर के उन निशानों को सहलाने लगा जो उसने खुद जिनवई के हाथों से खुद ही बनाए थे, और उसे अब जिनवई को ब्लैकमेल करने के लिए यूज कर रहा है। इतना सुनकर ही जिनवई के चिबी वर्जन के डबल कंफ्यूजन कैरेक्टर एक्टिवेट हो गए। ये सब मैंने कर दिया, मतलब मैंने कर दिया सच में? उसके दोनों मिनी वर्जन्स एक दूसरे को देखते हैं, पजल्ड, फ्लश्ड और फुल पैनिक में। तभी चीजी ने अचानक उसका हाथ पकड़ा, उसका हाथ अपने दोनों में हाथों में लिया और जेन्युइनली अपोलोजाइज करते हुए बोला, क्या डॉक्टर जिन सच में मुझसे नफरत करते हैं? अगर ये सब उस गली वाले इंसिडेंट की वजह से है तो मैं सच में माफी मांगना चाहता हूँ। आई नो उस किस के टाइम मैंने तुम्हारी फीलिंग्स को बिल्कुल कंसिडर नहीं किया था। आई एम लिटरली सॉरी। जिनवई को तो चीजी के कन्फेशन को सुन के कुछ टाइम तक उसे अपने यकीन ही नहीं हो रहा था कि उसके कान ये सब सही सुन रहे हैं। फिर थोड़ा अपना कंपोजर गेन करते हुए बोला, नहीं ऐसा नहीं है, मैं तुमसे हेट नहीं करता हूँ, बट बात यह है कि मैं अल्फाज के इतने पास रहने का आदी नहीं हूँ। वैसे तो खुद को वो काम बनाने की पूरी कोशिश कर रहा था और उसकी शक्ल उसे बिट्रे कर रही थी। चेहरे पे थोड़ी शर्म थी, हल्का ब्लश उसके चीक्स पे था और आंखों में ऑनेस्टी कुछ और ही कहानी बयां कर रही थी। जीजी बोला, मैं रियली खुश हूँ कि तुम मुझसे हेट नहीं करते। उसकी आवाज हल्की थी बट सच्चाई दिल से निकल रही थी। बट असली सच्चाई तो हम सब व्यूअर्स को पता ही है ना। फिर आगे चीजी कैजुअली अपना एप्रन ठीक करते हुए बोला, तुमने मेरी जान बचाई और मैं तुम्हें और अपसेट नहीं करना चाहता। फिर थोड़ा रुक के एक छोटी सी मुस्कान के साथ बोला, तुम ठीक हो, अब मुझे निकलना चाहिए। पीछे डॉक्टर जिन थोड़ा कंफ्यूज खड़ा था, जैसे कुछ कहना चाह रहा हो पर शब्दों में फंसा हो। जीजी ने जाते जाते चेयर से अपना शर्ट उठाया, पहनते हुए फिर उन शोल्डर्स के निशानों को पॉइंट करते हुए बोला, ओ हाँ, ये मार्क्स ना मजाक में तुम्हें सिर्फ मैंने टीज करने के लिए ही कहा था, पर ये भी सच है कि ये तुमने ही बनाए थे। डॉक्टर जिन का कार्टून अवतार एक साइड पे खड़ा अनॉयड आइज के साथ बिल्कुल डेडपैन लुक के साथ चीजी को देख रहा था, जैसे अगर उसका बस चलता तो सच में ना उसको एक मुक्का ही मार देता। वही चीजी स्मग एक्सप्रेशन के साथ अपना शर्ट पहन रहा है कि जैसे उसका जिनवई को इरिटेट करने का मिशन अब सक्सेसफुल हो गया हो। और बस ऐसे ही चीजी और जिनवई की तू तू मैं चल रही थी कि दरवाजे पे किसी ने नॉक किया। एक्सक्यूज मी, क्या डॉक्टर जिन घर पर हैं? दरवाजे के उस पार वही टकला बॉडीगार्ड था, मतलब वो फूवू शेंग का बॉडीगार्ड जो उस दिन येजी के साथ था। जिनवई थोड़ा कॉन्शियसली डोर नॉक घुमा के डोर थोड़ा सा ओपन करता है और झांक के बाहर देखते हुए पूछता है, हे भाई, कौन हो तुम? वो टकला आदमी बड़ी ही फॉर्मल टोन में जवाब देता है, हेलो डॉक्टर जिन, मिस्टर फू आपको कॉल नहीं कर पा रहे थे तो वो काफी वरीड हो गए थे, इसलिए उन्होंने मुझे भेजा आपकी खबर लेने के लिए। पर ये टकला इतना खुश क्यों हो रहा है हमारे जिनवई को देख के? जिनवई स्माइलिंग सॉफ्टली, ओह अच्छा मिस्टर फू ने। जिनवई थोड़ा सा हैरान सा बोलता है, मिस्टर फू के कंसर्न के लिए ना थैंक यू, अब मैं ठीक हूँ। उसका एक्सप्रेशन तो काम है लेकिन आंखों में क्लियरली उसकी ऑकवर्डनेस फील हो रही है। वो टकला अभी थोड़ा झिझकते हुए बोला, वो मिस्टर फू ने ये भी कहा है कि अगर जरूरत हो तो वो आपके छोटे भाई को जॉब दिलवाने में मदद कर सकते हैं। इतना कहकर वो एक सील्ड एनवेलप चीजी की तरफ आगे बढ़ाता है। दोनों हैरान खड़े हैं अगले सीन में, एनवेलप हाथ में लेके। क्या सच में एक जॉब? सीन कुछ देर बाद पर शिफ्ट होता है। सुबह की सॉफ्ट सनलाइट लिविंग रूम में आ रही थी और एक काम एटमॉस्फेयर के बीच चीची एक लेटर पढ़ रहा है। और वो लेटर पढ़ के चीची कंफ्यूज्ड कि पता नहीं वो ओल्ड मैन आखिर करना क्या चाहता है। उस लेटर के मुताबिक उसे एक 5 स्टार होटल में एक डोरमैन का काम दिया गया था, पर असल में उसे इनडायरेक्टली इनवाइट किया गया था ब्लैक फेम की गैंग को ज्वाइन करने के लिए, क्योंकि उसे पता था कि फूवू शेंग की पर्सनालिटी के हिसाब से कल वो ऐसे ही उन दोनों को ऐसे ही आसानी से जाने नहीं दे सकता था। और अगर उसने ऐसा किया था तो उसका मतलब ऐसा करने के पीछे उसका कुछ मोटिव भी था। तो अगर मैंने सही गैस किया है
तो इसका मीनिंग ये हुआ कि उस बंदे ने ऑलरेडी मुझ पर निगरानी रखना चालू कर दिया है। वैसे अगर देखा जाए तो ब्लैक फ्लेम को इस तरह से ज्वाइन कर लेना मेरे काम को और आसान कर देगा। मतलब उसके रिवेंज प्लान की वो बात कर रहा है। तभी पीछे से जिनवे की आवाज आई, हे क्या सोच रहे हो तुम? मुड़कर देखा तो जिनवे कॉफी के 2 कप हाथों में लेकर उसी की तरफ आ रहा था। जिनवे ने कॉफी का कप उसके हाथों में देते हुए कहा, तो मिस्टर फू ने क्या जॉब ऑफर दिया है तुम्हें? क्या तुम वो ऑफर को एक्सेप्ट करने वाले हो? चीजी ने कॉफी का कप एक्सेप्ट करते हुए बड़े ही सीरियस एक्सप्रेशन के साथ जवाब दिया, सोच तो कुछ ऐसा ही रहा हूँ। वैसे तो जॉब एक 5 स्टार होटल के दरबान यानी डोरमैन बनने का है, पर उसकी पे मेरे बाकी के पार्ट टाइम जॉब के कंपैरिजन में काफी अच्छी है। इस पर जिनवई ने अपने 2 शब्द कहे, आई नो ये एक होटल की जॉब है, पर मिस्टर फू के ना सारे होटल बहुत फेमस और लेजेंड हैं। फिर अचानक उसका एक्सप्रेशन थोड़ा सीरियस हो गया, जैसे वो चीजी के लिए बहुत वरीड हो, और बोला, क्या तुम्हें मिस्टर फू के बैकग्राउंड का कुछ अंदाजा है? चीजी ने कॉफी का एक सिप लेते हुए बड़े कामली जवाब दिया, हाँ मैं सब जानता हूँ, उनका कनेक्शन है ना अंडरवर्ल्ड से। कॉफी का सिप लेते ही चीजी की शक्ल ही बिगड़ गई। छी, ये कितना कड़वा है। सेम टू सेम, ऑल्दो आई लव कॉफी बट स्टिल आई कांट ड्रिंक ब्लैक कॉफी। चीजी की बिगड़ी शक्ल देख के जिनवई ने सोचा, बिल्कुल बच्चे जैसी हरकतें करता है। मतलब उसका कहना था कि तुम्हें पसंद नहीं थी, फिर भी तुमने कॉफी एक्सेप्ट कर ली। फिर उसका ध्यान उस सेंटेंस पे गया जो चीजी ने अभी मिस्टर फू के रिलेटेड कही थी, और फाइनली उसने रिएक्शन दिया, हे तुम ये सब कैसे जानते हो? चीजी ने फिर अपना ड्रामा चालू किया, क्या तुम जानते हो जिस दिन तुमने मुझे बचाया था ना, उस दिन मैं अंडरवर्ल्ड के लोगों से ही बच के भाग रहा था। आई नो मैंने कभी अपने बैकग्राउंड के बारे में बताया नहीं डॉक्टर जिन को, मगर तुमने मुझे हमेशा इतना अच्छा ट्रीट किया है। डॉक्टर जिन, तुम वाकई में ना एक बहुत अच्छे इंसान हो। माय कितनी अच्छी एक्टिंग कर लेता है ना ये बंदा। चीजी की बात से जिनवई थोड़ा सकपका गया था, कुछ भी नहीं बोल पाया। फिर उसने मन में सोचा, क्योंकि मुझे हमेशा लगता था कि इसका पास न शायद कोई प्लीजेंट मेमोरी नहीं होगा, और देखो ये सच निकला। चीजी ने अपना कॉफी कप टेबल पर रखते हुए बोला, मैं जब 9 साल का था ना, तब मुझे एक सीरियस इलनेस हो गई थी। बीमारी के बाद जब मैं जागा और रिकवर हुआ, तब मेरी पूरी पर्सनालिटी मतलब पूरी तरह से चेंज हो गई थी। फैमिली के लोग कहते थे कि मैं अब पहले जैसा बिल्कुल भी नहीं रहा, और मुझे अपने पास का कुछ भी याद नहीं रहा। माँ ने दुनिया के हर कोने तक ट्रैवल किया बस मेरी ट्रीटमेंट के लिए। फिर भी उसने बहुत कोशिश की कि वो मुझे पहले जैसी मोहब्बत दे पाए। उसने ना कभी नहीं कहा, पर मैं जानता था कि वो ये जानती थी कि उसका पहले वाला बेटा अब इस दुनिया में नहीं है। और फाइनली दिल से हार कर वो सबको छोड़कर घर से भाग गई थी। बहुत कोशिशों के बाद भी हम उसका पता ही नहीं लगा सके। मेरे डैड माँ को ढूंढने के लिए एक अंडरवर्ल्ड गैंग के लोगों के पास गए, और दूसरे ग्रुप्स के साथ वो दुश्मनी बना गया। उन्होंने ये सब इसलिए किया था क्योंकि वो बस मॉम को वापस लाना चाहते थे, बट लास्ट में हमें सिर्फ एक बॉडी ही मिल पाई। जिस दिन तुमने मुझे बचाया था ना, उस दिन मैं फादर के एनिमी से ही बच के भाग रहा था। ओ माँ, इसने तो अपनी स्टोरी को कितना ट्विस्टेड बना दिया। सच्ची स्टोरी में झूठ का तड़का लगा के जिनवई को परोसा है। मार्वेलस। जिनवई जैसे कि एक्सपेक्टेड था, चीजी की स्टोरी को सुन के थोड़ा इमोशनल हो गया था, और हमारा चीजी स्मग एक्सप्रेशन लेके सोच रहा था, जो कुछ मैंने बोला ना वो मोस्टली सच ही था, बस थोड़ा सा फैमिली बैकग्राउंड के पार्ट में मैंने थोड़ा झूल झाल कर दिया, आधा सच और आधा झूठ। उसने सोचा कभी कभी किसी का ट्रस्ट हिलाने के लिए ना इतना ही काफी होता है। फिर उसने आगे जिनवई से कहा, पर वो लोग जो मेरे पीछे पड़े थे ना, वो फू शेंग ने नहीं भेजे थे, क्योंकि अगर वो लोग उसने भेजे होते तो आज वो मेरी मदद क्यों करता ना। हमारा इमोशनल फूल क्यूटी जिनवई, जो पूरी तरह से चीजी के जाल में अब फंस चुका था, उसके लिए वरीड होते हुए बोला, तो अब अगर तुम मेरे घर से बाहर निकलोगे तो क्या तुम्हारे लिए डेंजर हो सकता है? अपने प्लान के सक्सेस पे चीजी खुश होते हुए बोला, अगर तुम सच सुनना चाहते हो डॉक्टर जिन। फिर मन में सोचता है, डॉक्टर जिन, तुम्हारे साथ रहने के लिए मैंने काफी चीप ट्रिक्स यूज किए हैं। डॉक्टर जिन हैरान, कौन सा? बहुत ही पिटीफुल सी शक्ल बना के चीजी बोला, शायद यही जगह तुम्हारे साथ रहना,
मेरे लिए सबसे सेफ जगह है। शायद अभी इसी जगह रहना, तुम्हारे साथ रहना मेरे लिए सबसे सेफ जगह है। जिनवई है मेरे साथ।